हाँ बोल बेटा ऑनलाइन भी है एक सब लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं। हमारा टॉपिक चलो अपने पास हेडिंग डाल दो। ये हम शुरू कर रहे हैं ये वाला टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स पास पेपर सिंस 2016। क्या रुक जाओ बेटा टाइम कम है। सब लोग बोर्ड पे देखो। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के पास पेपर कर रहे हैं। हाँ देखो मुझे आवाज नहीं चाहिए, मुश्किल टाइम है तो सब लोग इसको देखिएगा और ये वाली चीज देखिएगा और मैं आपको फॉर्मूलाज दिखा रहा हूं। बातचीत ना हो प्लीज। सब लोग ये वाले फॉर्मूलाज एक मर्तबा कॉपी करिएगा। सब लोग फॉर्मूला रिवीजन के लिए फॉर्मूलाज अपने हाथ से एक मर्तबा सब लोग कॉपी करें। जल्दी से सब लोग कॉपी करें फॉर्मूलाज को। 3 तरह के डीकेज होते हैं, अल्फा डीके, बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके। सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करो।
शुरू करें। सब लोग फॉर्मूला कॉपी करें। ये फॉर्मूला रटे हुए होने चाहिए। इस तरह के फॉर्मूलाज को रटने का तरीका एक ही है कि आप फॉर्मूलाज को यूज करते जाएं, लिखते जाएं, तो फॉर्मूलाज लेटली पर याद हो जाते हैं। तो आप सब लोग ये वाले फॉर्मूला देखिएगा। मैं पहला क्वेश्चन जो रख रहा हूं वो रख रहा हूं सब लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा। और ये है नवंबर 18, 21/5 और उसका पार्ट सी। सब लोग अपनी कॉपी निकालने, सब लिखकर काम करेंगे। अगर मुझे कोई ओरल देखता हुआ नजर आया तो वो प्लीज क्लास से चला जाए, क्योंकि हमें ओरल लोग ही चाहिए। बोलो क्या करें? बुक, अरे तो किसी भी पेज पे लिख लो, अपने हाथ पे लिख लो भले। मुझे उसका मसला नहीं है। देखो मुझे कोई फायदा नहीं है ना कि बच्चा यहाँ बैठा हो कि सर मैं देख रहा हूँ आप करवाएं। मुझे ऐसे बच्चे की जरूरत है वो घर पे खुद ही बैठ के देखता है। हमें यहाँ पर इस वक्त स्पेक्टेटर नहीं चाहिए। वैसे ये पूरा क्वेश्चन ही किया जा सकता है। ये पूरा क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन इसका आखिरी पार्ट इन्होंने उस पर लिंक किया था। सब लोग ये वाला ईयर नंबर नोट करें, ईयर नंबर नोट करें और अपने पास अपनी बुक में निकालें। या तो आप बुक पे लिखते हुए नजर आएंगे या कॉपी पर। नो वन इज देयर टू ओनली ऑब्जर्व, ऑब्जर्वर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। हाँ बोलो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल का मास को नीचे खींचेगा। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल का मास को नीचे खींचेगा। वो डिपेंड करेगा ना उस पार्टिकल पे चार्ज क्या है। तो न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है फिर तो खाली ग्रेविटी रह गई, तो नीचे आएगा। हाँ अगर खाली अगर टेस्ट में यही था, उस पे चार्ज में ना माइनस था ना प्लस था। वो फिर उस सवाल की पिक्चर या सवाल का रेफरेंस मुझे भेज दो, चेक कर लेते हैं। सर मैंने कल आपको पिक्चर भेजी वाला भेजा, मैं चेक करवा लेता हूँ। चलो अब ये क्वेश्चन है, सब लोग मेरे साथ साथ परफॉर्म करिएगा। मुझे सबका रिस्पांस चाहिए। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। definition. What is meant by an electric field? Sir, electric field is a region in which a charge around a static charge in which another charge experiences a force of attraction or repulsion. शुरू करें, शुरू करो। कोई मुझे फालतू बैठा हुआ नजर नहीं आए। जिसको फालतू बैठना है वो जा सकता है, जिसको लिखना नहीं है क्या शुरू करो ना। डेफिनेशन बताएं, शाबाश डेफिनेशन बताओ। अभी मैंने बताई, जो भी बताई ये पहले वाली यार, पीछे नहीं बोलो ना। डेफिनेशन बताओ, अभी बताइए ना। इट इज अ रीजन around a static charge in which a test charge experiences a force of attraction or रिपल्शन। ये मुझे दे रहा है इसका 1 नंबर। ईयर नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर आप अभी आए हैं तो देख सकते हैं। उसके बाद आ गई है छोटी सी डेरिवेशन, जो कि ज़्यादा फ्री के मार्क्स होते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m
and charge Q is in a uniform electric field of strength E, the particle has acceleration A due to the field. Show that. तो क्या ये फेमस डेरिवेशन है इस चैप्टर की? जी सर। कैसे करते हैं? बेस यूनिट से नहीं हो सकती डेरिवेशन। क्या वो था? एक फॉर्मूला होता है F is equal to V/D, एक होता है F is equal to NA, एक होता है F is equal to QE। इन दोनों को इक्वेट करके ये आ सकता है, कर दे। डेरिवेशन बेस यूनिट से नहीं हो सकती, करके दें सब लोग। मैं सबका चेक करना चाह रहा हूं, सब लोग मुझे ये डेरिवेशन करके दें। 2 स्टेप की डेरिवेशन है। इसी तरीके से अब क्या ये डेरिवेशन पहले भी आई है? जिन्होंने टॉपिकल की है, ये डेफिनेशन कई मर्तबा आ चुकी है। मैंने वो, अब वर्किंग चूंकि क्लास ऑनलाइन भी है तो मैंने वर्किंग जो है वो स्क्रीन पे भी शो की है। ये जो हमारे अच्छे स्मार्ट स्टूडेंट्स की वर्किंग है उसमें मैंने देखा कि उसने एक डायग्राम बनाई, फिर उसने 2 फॉर्मूला लिखे, उनको कंपेयर किया और कंपेयर करते हुए उसने लिखा नेग्लेक्टिंग रेजिस्टेंस और फिर इक्वेट कर दिया। रेजिस्टेंस का बीच में क्या चक्कर है? क्योंकि अगर कोई चीज एक्सेलरेट कर रही हो किसी मीडियम में तो क्या मीडियम की रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाती है। तो जो स्मार्ट बच्चों का सलूशन है वहां मैंने देखा कि स्मार्ट बच्चों ने एक तो ये डायग्राम बनाई और ये लिखा। ये मुझे अच्छा लगा कि जाहिर है कि स्मार्टनेस जो होती है वो कॉपी करनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, बट ये इंप्रेशन है। मार्क्स दिए हुए 2। तो सब लोग अपनी डेरिवेशन को अपडेट करो। इस बच्चे ने क्यों लिखा कि नेग्लेक्टिंग रेजिस्टेंस? सही आपने लिखा है ना? नहीं, मैंने कॉपी किया बच्चे। तो उस बच्चे ने क्यों लिखा होगा कि नेग्लेक्टिंग रेजिस्टेंस? भरम देने के लिए। लेकिन क्या भरम? क्या जब कोई चीज एक्सेलरेट करती है तो मीडियम की रेजिस्टेंस, विस्कस ड्रैग एक्टिव हो जाता है, और क्या वो बढ़ता है कम होता है? बढ़ता है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो ये जो भरम है वो इससे रिलेट कर गया। अब अगला पार्ट पढ़ो। ये वाला पार्ट चले। अब ये वाला पार्ट देखें। यहां पर एग्जामिनर कहता है कि अ स्टेशनरी न्यूक्लियस X decays by emitting an alpha particle to form a nucleus of plutonium 3,240,54। अब इक्वेशन दी हुई है, 244 होगा। determine the number of protons and the number of neutrons in nucleus X। मैंने आपको अभी इक्वेशन कॉपी करवाई थी। क्या जब अल्फा डीके होता है तो मास नंबर 4 से कम होता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। वेरी गुड। मैंने आपको अभी क्लास के शुरू में 3 इक्वेशंस कॉपी करवाई थी, आप उनको सामने रखिएगा। अब मुझे इसको करके दें। ये पार्टिकल X है, ये पार्टिकल है 24094, ये अल्फा, यहां नंबर मिसिंग है तो यहां पर 244 होगा। हमें पेरेंट एलिमेंट दिया हुआ है या डॉटर एलिमेंट दिया हुआ है? डॉटर एलिमेंट दिया हुआ है। तो अगर हमें डॉटर एलिमेंट दिया हुआ है तो अगर मैं यहां खड़ा हूं तो यहां पर 244 आएगा और नीचे 96। इस पलटी को पूरा कर लें। जिनके पास अपने पास पेपर बुक है, ईयर नंबर ये लिखा है, जिनके पास पास पेपर बुक है वो अपनी पास पेपर बुक पे लिख लो। वर्किंग की प्रेजेंटेशन ऐसे आएगी। जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स बुकलेट होती है वहीं से सारे टीचर्स हेल्प लेते हैं। तो वहां हमने देखा कि उस बच्चे ने पहले, स्मार्ट बच्चे ने पहले इक्वेशन लिखी
और इक्वेशन लिखकर उसकी इक्वेशन को कंप्लीट कर दिया, फिर वर्किंग शो की। ये एक हाई क्वालिटी सोल्यूशन है, दिस इज अ हाई क्वालिटी सोल्यूशन। सब लोग इस वर्किंग को शेयर करें और फिर वर्किंग शेयर करने के बाद अगले पार्ट पे शिफ्ट हो जाए। बातचीत ना हो प्लीज। चलो अब ये पढ़ो, सब लोग ये वाला पार्ट पढ़िएगा और बताइएगा कि इसमें क्या लिखूं। सर फोटॉन्स भी तो रिलीज होंगे ना, तो इससे तो गामा रेज भी हैं। अब इसमें वो कह रहा है कि द टोटल मास ऑफ द प्लूटोनियम न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल इज लेस देन दैट ऑफ न्यूक्लियस एक्स, एक्सप्लेन दिस डिफरेंस इन मास। क्या ये आइंस्टाइन की इक्वेशन का मसला था? क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? कि जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो कुछ मास गायब हो जाता है और वो मास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन नंबर तो इक्वल है 244 और 240 प्लस 4 क्या न्यूमेरिकली इक्वल होगा? काउंट इक्वल है लेकिन मास केजी में डिफर करेगा। इसके पीछे मुझे वो 2 मार्क्स दे रहा है और वो ये कह रहे हैं कि बताओ, अगर तुम गौर से पढ़ो तो वो कह रहे हैं कि द टोटल मास ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल इज लेस देन दैट ऑफ न्यूक्लियस एक्स। इसका मतलब जिस न्यूक्लियस को तुमने रखा जिससे ये दोनों बने उसका मास थोड़ा ज्यादा है, तो क्या इसका मतलब है कुछ मास डिसअपीयर हुआ? कौन सी इक्वेशन इसको एक्सप्लेन करती है? अल्फा डीके। अल्फा डीके नहीं, वो कौन सी इक्वेशन है जो आपने ओ लेवल में भी पढ़ी, एएस में भी पढ़ी, और वो क्या है? E इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा M इनटू। मैंने क्या बताया था? आइंस्टाइन ने कहा था कि मास कैन कन्वर्ट इनटू एंड एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू कॉन्सेप्ट। रिपीट करो, whenever a nuclear reaction occurs some mass disappears because this mass converts into energy according to Einstein equation। तो अब इसकी मुझे इंग्लिश बना दे, जो सवाल उसने पूछा है मुझे उसकी इंग्लिश बना दे। 2 मार्क्स दे रहा है, अगर कोई अच्छी सी इंग्लिश बना दे। जल्दी, 2 मार्क्स हैं, मुझे 2 मार्क्स के लिए कोई इंग्लिश बना दे। आइडिया पीछे ये है, तो आप लिखोगे कि ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन some mass converts into energy. During the nuclear reaction some mass converts into energy according to Einstein equation, और फिर ये वाली इक्वेशन कॉपी कर लो और ये जो लिखी हुई है बोर्ड पे और मैंने अभी दिखाई दी थी, ये वाली इक्वेशन। चलो आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का। जो भी क्वेश्चन तुम अपनी बुक में सॉल्व करो वो सबसे अच्छा है,
और अगर तुम बुक में सॉल्व नहीं करते तो फिर ईयर नंबर डाल लो। मैंने पूरा साल कहा कि देखो जो बुक्स में लिखने का फायदा है वो बहुत ज्यादा है। प्लूटोनियम न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल आर बोथ एक्सेलरेटेड बाय द सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर वो आगे कहते हैं कि यूज द एक्सप्रेशन इन बी टू डिटरमाइन द रेशियो। अब ये रेशियो कैसे लगेगी? एक्सेलरेशन अपॉन एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? ये जो हमने शो मारी थी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओगे? क्यू ई अपॉन। अच्छा, क्या ये फॉर्मूला ऊपर और नीचे दो मर्तबा लगेगा? अच्छा, इसको अगर मैं लगाना चाहता हूं, अल्फा पार्टिकल के लिए, तो अल्फा पार्टिकल के लिए मास क्या रखूं? 4u। और अल्फा पार्टिकल के लिए q क्या रखूं? +2। e सर ई तो कैंसिल हो जाएगा ना, ई रेशो में कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैंने अपना डेटा किसके लिए मॉडिफाई कर लिया? अच्छा, फिर मुझे हेल्प करो नीचे वाले पार्टिकल के लिए जो डॉटेड न्यूक्लियाई है उसके लिए बताओ क्या लिखूं? ऊपर क्या आ रहा है? अल्फा पार्टिकल, नीचे ये प्लूटोनियम न्यूक्लियस। तो प्लूटोनियम न्यूक्लियस का वो कितना है मास? 240u। और उसका q एटॉमिक नंबर 90। अरे वहां से देख के बता दो। 94 है। जी सर। चलो अब रेशो डालो। 60 अपॉन, बाकी लोग बना के दिखा दो भैया। ऊपर क्वेश्चन में सेम है।
चलो अब सब लोग ये वाला ईयर देखें, यार रुक जाओ प्लीज, शो नहीं करो। नवंबर 18 हमारी क्लास है, नवंबर 18 22/8। जिसकी क्लास अगर है वो बिल्कुल लीव कर सकता है। नवंबर 18 22 का 8 ईयर नंबर डाल दो। यार बात ही ना हो प्लीज। यार अगर बोलेंगे तो सब डिस्टर्ब होंगे। नवंबर 18 22 का 8 यार रुक जाओ यार, कंटिन्यूअस नहीं बोलो यार, क्वेश्चन शुरू कर लो ना जल्दी से। बेटा बोर्ड पे 6 मरतबा बताया, बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, देखो मिडिल कॉलम में देखो। ये वाला क्वेश्चन, चलो शुरू करो। पहले क्वेश्चन पढ़ लो। चले, जिन्होंने क्वेश्चन रीड कर लिया अब मुझे बताना शुरू करें। लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग लिस्ट अंडरलाइन ऑल पार्टिकल्स दैट आर leptons, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क। लेप्टॉन्स कौन होते हैं? जो बाहर होते हैं वो लेप्टॉन्स होते हैं। क्वार्क तो न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। ये पॉजिट्रॉन हो सकता है। एंटी न्यूट्रिनो ये भी हो सकता है। क्या ये न्यूट्रिनो का वो है, एंटी पार्टिकल? ठीक है, तो आपने इन दो को अंडरलाइन कर दिया। A stationary nucleus of magnesium this decays by emitting beta minus particle and incomplete equation is there। आज मैंने क्लास के शुरू में आपको इक्वेशंस कॉपी कराई हैं और ग्रुप पे उसकी पिक्चर भी पड़ी हुई है। अगर आप चाहें तो ग्रुप से उस पिक्चर को देखें और मुझे बताएं कि मैं इसको कैसे कंप्लीट करूं। हाँ बोलो। 27
चलो उसके बाद अगर आंसर आ गया तो शेयर कर दो और फिर हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, मैं उसका आंसर मैंने स्क्रीन पे शो किया। आपको सिर्फ इक्वेशन याद होनी चाहिए। ए जी प्लस वन, क्या बीटा डीके में मास नंबर चेंज होता है? बीटा डीके में क्या मास नंबर चेंज होता है? नहीं। और एटॉमिक नंबर प्लस वन। और अगर बीटा प्लस डीके होता माइनस, तो टोटल कितनी इक्वेशन है? वो मैंने ग्रुप पे भी डाली थी है, आज फिर कॉपी कराएं तो रट लो। अच्छा, ये तो आ गया इसके साथ। तो ये जो न्यूक्लियॉन नंबर है ये 27 कैसे आया? सेम रहेगा। सेम रहेगा, वेरी गुड। और उसके बाद प्रोटॉन नंबर 13 कैसे हो गया? G+1। ये चैप्टर बहुत आसान है, सिर्फ तुम्हें थोड़ी सी इसमें मेमोरी डेवलप करनी है। वो 3-4 इक्वेशंस मैंने कहा था, याद कर लो। अब आगे चलो। आगे एग्जामिनर पूछता है स्टेट द नेम ऑफ द इंटरैक्शन दैट गिव राइज टू दिस डीके। क्या ये मेमोरी है? क्या इस चैप्टर में हर डीके के पीछे यही फोर्स होती है और जो इस डीके को रोक रही होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। वेरी गुड। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितनी फोर्सेस होती है? तोड़ने वाली और जो तोड़ने को रोक रही है। बस सिंपल कॉन्सेप्ट। चलो अब ये वाला पार्ट कर दो। ये क्या कह रहे हैं इंग्लिश में? जगह भी बहुत ज्यादा दे रहे इसका। कोई अगर बताइए। State two possible reasons why the sum of kinetic energy of beta minus particle and the energy of gamma radiation is less than the total energy released during the decay of the magnesium nucleus। इसमें सवाल में सवाल का मतलब क्या है? कोई मतलब समझाएगा? जो वो कह रहे हैं कि रीजन व्हाई द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल एंड द एनर्जी ऑफ द गामा रेडिएशन, तो टोटल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द डीके। सवाल का मतलब समझाएगी कि जब मैग्नीशियम डीके हुआ तो उससे जो टोटल एनर्जी बनी वो एनर्जी आगे जाके डिवाइड हो गई। ये मैंने क्लास में भी समझाया था। डीके के प्रोसेस में एनर्जी डिवाइड होती है, लेकिन वो ये कह रहा है कि एनर्जी का कुछ हिस्सा, अगर आप देखो एनर्जी का, जब इसके डीके से एनर्जी बनी तो उसका एक हिस्सा इसको मिला और इसकी क्या बन गया? इसकी काइनेटिक एनर्जी। और क्या एनर्जी का कुछ हिस्सा इसको मिल गया? गैमा रे को मिला। एनर्जी जो मैग्नीशियम की डीके से रिलीज हुई इससे, उसका एक पोर्शन इसको मिला, इसकी काइनेटिक बन गई, और एक पोर्शन किसको मिला? वो कह रहे जब मैं इन दोनों की एनर्जी को सम कर रहा हूं तो वो इसकी टोटल एनर्जी से कम आ रही है। इसका मतलब एनर्जी का कोई और भी कन्वर्जन हुआ है। अगर मैं किसी चीज को 100 जूल दूं, एक यूनिट को मिल जाए 10, एक को मिल जाए 50, ये तो 60 हुआ। 40 कहां गया? मैं दोबारा समझाता हूं। मैग्नीशियम की डीके से जो एनर्जी निकली उसका एक पोर्शन इसकी काइनेटिक बन गया और एक पोर्शन इसको मिल गया। इन दोनों का सम इस एनर्जी के बराबर नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि आप ये बताओ क्या दो रीजन हो सकते हैं इसके पीछे? क्या नहीं साउंड और कोई बताओ? हीट एनर्जी, गुड आंसर, शाबाश। क्या ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं ना। तो एक ऑप्शन ये है कि एनर्जी का कुछ हिस्सा इसमें कन्वर्ट हो गया हीट में। और शाबाश, ये तो मास टू एनर्जी कन्वर्जन है ना। इसमें देखो सवाल की ट्रिक समझो कि क्या वो इस सवाल में मास टू एनर्जी को इंगेज कर रहे हैं या एनर्जी टू एनर्जी इंगेज कर रहे हैं? मास टू एनर्जी इंगेज नहीं कर रहा। एनर्जी टू एनर्जी तो सिंपल सी बात है ना
कि आप जो टोटल एनर्जी दे रहे हैं उसका एक पोर्शन बीटा माइनस को मिला, एक गैमा को मिला, बाकी भी तो है, वो कहाँ गया? तो आप कहोगे जो डॉटर न्यूक्लियस है एक्स, क्या कुछ एनर्जी उसको भी मिली होगी? उसकी क्या बनेगी? वेरी गुड। जिस तरह इसको कुछ काइनेटिक मिली है, एनर्जी का कुछ पोर्शन इसको भी मिला होगा। दोबारा गौर से देखो, अगर तुम इस इक्वेशन को एक नजर दोबारा देखो यहाँ पर, तो तुम बोलोगे कि जो एनर्जी इसने रिलीज की उसका कुछ पोर्शन इसकी काइनेटिक बना, इसी तरह उसका कुछ पोर्शन इसकी भी क्या बनेगी? काइनेटिक। और गैमा रे फोटॉन को भी एनर्जी मिलेगी और एनर्जी का कुछ हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, स्मार्ट स्टूडेंट ये भी लिख सकते हैं कि कुछ एनर्जी जो गायब हो गई है, हो सकता है कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? हो सकता है कि वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाए? मास में। ये बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह एनर्जी मास बन सकती है, मास एनर्जी बन सकता है। मास टू एनर्जी हर बच्चे को याद होता है। जिस तरह मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, इसी तरह एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू। बड़े तवज्जो से समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। हर न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ मास गायब हो जाता है। क्यों? बिकॉज इट कन्वर्ट्स इनटू। इसी तरह हर न्यूक्लियर रिएक्शन में कभी कभी कुछ एनर्जी गायब हो जाती है, बिकॉज इट कन्वर्ट्स इनटू मास। बहुत हाई लेवल हो जाएगा। ये बताओ कि क्या इस रिएक्शन में यहाँ पर हमारे पास कोई, ये कुछ बच्चे पूछ रहे हैं पॉजिट्रॉन वगैरह कुछ था इसमें? इसमें है कुछ न्यूट्रिनो वगैरह है इसमें कोई? देख सकते हो, मैंने अभी क्वेश्चन लिखवा है। अरे अभी लिखवाइए, देखो ना। तो देख के बता दें, अगर किसी बच्चे को याद आ रहा है तो वो देख के बता दे। सब लोग मेरे क्लास के शुरू में सभी मौजूद थे, तो मैंने वो ग्रुप पे भी फाइल डाली थी ये वाली। अब देख के बताओ, क्या बीटा माइनस बीके में कोई और पार्टिकल भी बीच में बैठा हुआ है? क्या ये भी कुछ एनर्जी खाएगा? तो दूसरा बेहतर आंसर कीजिए। अब क्या करूं, हीट को लेकर आऊं ओ लेवल वाली, या इसको ले आऊं? तो इसे प्रेस होगा। तो इसका मतलब है कि अब मुझे अच्छा लिंक मिल गया। तो पहले पार्ट में लिख दो, नंबर 1 में लिख दो, सम ऑफ द एनर्जी बिकम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। सम ऑफ द एनर्जी becomes the kinetic energy of the daughter nucleus. नंबर 2, इस पार्टिकल का नाम क्या है? some energy transfers to anti-neutrino। अगर तुम उसका सिंबल भी बना दोगे तो बहुत हैप्पी हो जाएगा। चलो नवंबर 17, ईयर नंबर नोट करो। नवंबर 17, पेपर कौन सा है? 21, क्वेश्चन नंबर 8। ये ज्यादातर पेपरों में ये आखिरी क्वेश्चन होता है, तो अब ये क्वेश्चन निकालो जल्दी से और शुरू करो। शुरू करें। आप लोगों को जिसको क्वेश्चन मिल गया वो शुरू कर लो। शौक ही है।
ये वाला क्वेश्चन चले पढ़े। A neutron within a nucleus decays to produce a proton, a beta minus particle, and an electron antineutrino. ठीक है। Use the quark composition of the neutron to show that neutron has no charge. अब देखिए किसकी मेमोरी काम कर रही है। फुल टॉस क्वेश्चन है, यूडीडी वाला। वेरी गुड। तो यूडीडी लगा के सॉल्व कर दो। आप अगर ग्रुप देखेंगे तो ग्रुप पर मैंने वो टेबल भेजा हुआ है। वो टेबल निकाल लो 1/3 2/3 वाला, और मुझे देख के बता दो u के लिए क्या लिखते हैं। 2/3। वेरी गुड। और डी डी माइनस, वेरी गुड, सही है। जी सर, कौन सी फाइल नहीं, वो स्क्रॉल, इसका एडोब डीसी का स्क्रॉल का प्रॉब्लम आ रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई ना, क्या करें। चलो, ये वो जो ये वाला क्वेश्चन, ये वाली वर्किंग करके देख। किसी को याद है कि नंबर्स 2/3 1/3 ये फिक्स है ना। ये नंबर्स आपको याद कर लेने हैं। 2/3 1/3 ये बेसिकली ऐसा होता है जैसे आपका एक सब्जेक्ट है ना फिजिक्स, उसमें 3 पेपर है। अब हम एक पे ठीक है एग्जाम्पशन पे जा रहे हैं, लेकिन हमारे 3 पेपर हैं। तो अगर 3 पेपर का रिजल्ट हम जोड़ते हैं, अगर हम 3 पेपर्स का रिजल्ट जोड़ें तो 3 पेपर में अलग अलग ग्रेड आता है। किसी का वेटेज ज्यादा है, किसी का वेटेज कम है, तीनों ग्रेड जोड़कर हमारा फाइनल ग्रेड बनता है। इसी तरह नेचर ने क्या किया हुआ है कि एक पार्टिकल के अंदर देखिए कितने पार्टिकल्स हैं, 3। उन तीनों पार्टिकल्स का चार्ज में शेयर है। वो चार्ज में जो शेयर है उसको जोड़कर फाइनल बनता है। ठीक है, आगे चलाएं। ये वाला पार्ट कर दें। शुरू करें। Appropriate values of the charge and the mass of the proton, the beta minus and the electron antineutrino, charge और mass। अब बस ये टेबल भर दें, जो फ्री के मार्क्स हैं। सर एंटी न्यूट्रिनो का क्या होगा? मेमोरी है ना। टेबल भर दें जल्दी से, और फ्री के मार्क्स दे रहे हैं।
टेबल भर दें। ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं, क्या ये पेपर के फर्स्ट सेकंड पेज पे दी भी होती हैं? किसी ने देखा है वो जो पेपर का कांस्टेंट वाला पेज होता है? सर मार्क्स दिया होता आपसे आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या उसमें मार्क्स दिया होता है? जी सर। है? सब कुछ दिया होता है, उसमें यू की वैल्यू दी होती है। तो आप सब लोग वो जो कांस्टेंट वाला पेज है वो जरूर देखिएगा, उस पे मेजॉरिटी ये वाले कांस्टेंट दिए हुए होते हैं। सर आपने अप्रोक्सीमेटली क्यों लिखा है? यार वो तो मजबूरी है ना, क्योंकि वो असल में भी अप्रॉक्स है, वो प्रीसाइज जीरो नहीं है। जीरो तो नहीं सर। प्रीसाइज जीरो का मतलब तो ये हो जाता है कि पार्टिकल है ही नहीं, फिर वो तो फिर फोटोन बन जाएगा। ठीक है, हमारा आज का काम यहीं तक है और हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।